स्वागत है आप सभी का। मैं विक्रम सिंह, मोटिवेशनल कोच एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको ठीक से हिंदी भी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन वह एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन के उभरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दोसा प्लाजा के मालिक प्रेम गणपति जी के बारे में। प्रेम गणपति जी का जन्म 1973 में तमिलनाडु में हुआ था। 6 भाई बहनों में वह चौथे नंबर पे आते थे। उनकी परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पिताजी किसानी का काम करते थे और तरह तरह के छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, जैसे कोयले का बिजनेस, सब्जियों का बिजनेस करते थे, जो कि चलते नहीं थे, थोड़े दिन चलते थे, 6 महीने साल भर, और फिर बंद हो जाया करते थे। जिस समय प्रेम गणपति का जन्म हुआ, उनके पिताजी का कोई भी बिजनेस नहीं चल रहा था, लिहाजा बिजनेस उनको विरासत में नहीं मिली थी। उन्होंने जो भी सीखा अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा। परिवार की माली हालत ठीक ना होने की वजह से उनको सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें खाली तमिल के अलावा और कोई लैंग्वेज भी नहीं आती थी। लिहाजा परिवार की आर्थिक तंगी की हालत को देखते हुए वह जॉब करना शुरू कर दिया। वह चेन्नई गए और एक चाय की कंपनी में काम करने लगे, जहाँ पे चाय और कॉफी का काम किया जाता था। तो उन्हें वहां पर कॉफी कूटने का काम मिला। 6 महीने पर काम करने के बाद वह वापस से अपने गांव वापस आ गए और वहीं पर ही कुछ छोटा मोटा धंधा करने की सोची। तो उन्होंने कॉफी का और चावल का बिजनेस शुरू किया, छोटा सा, जो कि ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। महज साल भर के अंदर ही पूरा बिजनेस सिमट गया और उनको काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। तो उनके घर वालों ने उन्हें राय दी कि पहले आप जॉब में अपना हाथ आजमाएं और कुछ पैसा धन अर्जित करके जुटा लें, उसके बाद ही कुछ बिजनेस की सोचें। इस सोच के साथ वह दोबारा से जो उनके पुराने मालिक थे, उनके बेटे के साथ वह मुंबई आ गए, यह सोच करके कि यहाँ पर मैं जॉब मुझे अच्छी मिल जाएगी, मैं कर पाऊंगा और अपने परिवार की मदद कर पाऊंगा और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मैं इकट्ठा कर सकता हूँ। सन 1990 में वह बांद्रा स्टेशन पे आ गए, जहां उनको अकेला छोड़ दिया गया। जिसके साथ वह आए थे, जिस व्यक्ति के साथ वो आए थे बांद्रा में, मुंबई के अंदर, वह उन्हें स्टेशन पर ही छोड़कर भाग गया और वह रोते रहे। मैं 17 साल की उनकी उम्र थी। वह रोते रहे और इधर उधर देखते रहे। उन्हें तो हिंदी बोलना भी नहीं आता था, किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते थे, तो वह अपनी ही लैंग्वेज में कुछ कुछ बोल करके रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। इतने में एक तमिल व्यक्ति ने उन्हें देखा रोते हुए, वह उनके पास आए, उनसे बात की कि उन्हें क्या समस्या है। उन्होंने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। तो वह उन्हें पास के मरियम्मा मंदिर में लेकर के गए, वहां उन्हें खाना वाना खिलाया। उसके बाद उन्हें कुछ पैसा इकट्ठा करके दिया कि तुम वापस गांव चले जाओ। लेकिन उन्होंने अपने बारे में बताया कि उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, वे वापस नहीं जा सकते, तो कृपया उनकी कोई एक नौकरी लगवा दी जाए, यहाँ पर कहीं पे काम दिलवा दिया जाए, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक सहायता करा सके। लिहाजा उस तमिल व्यक्ति ने पास ही में एक बेकरी की दुकान पर उनकी बर्तन साफ करने की नौकरी लगवा दी। लगभग 6 महीने नौकरी करने के बाद जब थोड़ा बहुत पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया, तो वापस वह अपने गांव गए, अपने माता पिताजी को अपने आप बीती सुनाई। उसके बाद वे वहीं पर ही एक छोटी दुकान पर काम करने लगे। सदगुरु होटल नाम का एक जगह थी, जहां पर वे काम करने लगे। कुछ टाइम तक उन्होंने वहां पर काम किया, उनका काम अच्छा अप्रिशिएट किया गया। सदगुरु होटल ने अपनी एक ब्रांच मुंबई में खोली थी, तो वह चाहते थे कि वह मुंबई वाली ब्रांच में चले जाए और काम करने लगे। देखिए, जब किस्मत को आपको कहीं ले जाना होता है ना, तो वो बार बार लेके जाएगी आपको। वह मुंबई जाने से डर रहे थे, क्योंकि उनके साथ पहले एक हादसा हो चुका था कि वह वहां जाकर के खो गए थे, उनको लाचार छोड़ दिया गया था। तो वह उनके लिए बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, लेकिन उनकी किस्मत वहीं बनने वाली थी। इसलिए बार बार आपकी किस्मत वहीं पर ही आपको खींच के ले जाएगी, जहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। वो उनके मना करने के बाद भी सदगुरु होटल के मालिक नहीं माने और उन्हें वहां पर भेज दिया। वहां पर उन्हें होटल के पीछे एक नाली बहती थी चौड़ी सी, वहां पर बैठा के उन्हें बर्तन मांजने का काम दिया गया। वे काफी टाइम तक बर्तन मांजते रहे वहां पर। वे 10वीं तक पढ़े लिखे थे और साथ ही साथ उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी भी आती थी। उन्होंने कई बार होटल के मालिक को ये बात बोली कि उन्हें ऑफिस बॉय का काम दिया जाए, यानी कि कुछ वेटर की नौकरी दी जाए, टेबल पे कपड़ा मारने की नौकरी दी जाए, यानी कि फ्रंट डेस्क की जॉब दी जाए, जो कि उन्हें नहीं मिली काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी। उस समय ट्रेंड ऐसा था दोस्तों कि मद्रासी जो लोग होते थे, मतलब साउथ इंडियन जो लोग होते थे, उनको फ्रंट डेस्क जॉब नहीं दी जाती थी, जैसे वेटर या झाड़ू कटका करना या फिर टेबलों पे कपड़ा मारना। ये जॉब्स
बेंगलोर या फिर स्थानीय लोगों को, मराठी लोगों को ही ये जॉब दी जाती थी, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को वो अच्छी तरीके से समझते थे। कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनको वो नौकरी नहीं मिली। उनकी किस्मत तब खुली जब पास में ही एक प्रेम होटल नाम का एक ढाबा खुल गया, तो वहां से नौकरी छोड़ के वो प्रेम होटल पे पहुंच गए। उन्होंने काफी टाइम तक वहां पे काम किया और वहां पर उन्हें लकीली वेटर की जॉब मिल गई और वह थोड़ा बहुत इंग्लिश भी जानते थे, तो वहां पर उनका अच्छा खासा काम चल गया। साथ ही साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी वहां पर ये मिली कि वहां की चाय बहुत ही स्पेशल थी और वहां के जो मालिक थे उन्होंने ये कहा था अपने सभी लड़कों को कि अगर आप ये चाय बाहर बेचते हैं, यानी कि होटल से बाहर जाकर के आप चाय बेचते हैं, ऑफिस में जाकर के ये चाय बेचते हैं, कंपनीज में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, किसी भी दुकान पे जाके चाय हमारी बेच के आते हैं, बनी हुई चाय, तो आपको 10% कमीशन मिलेगा। ये बात सुन प्रेम गणपति का बिजनेस वाला दिमाग चलने लगा। जहां आम लड़के दिन के 250-300 रुपए तक की चाय बेच लेते थे, वहीं पर प्रेम गणपति 1000 रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लेते थे चाय बेचने में। और साथ ही साथ उन्होंने रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर दिया सभी कर्मचारियों के साथ। जहां जहां वो जाते थे, बैंक्स में, प्राइवेट कंपनीज में, पब्लिक कंपनीज में, दुकानों में, जहां भी वे जाते थे एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते थे, क्योंकि वो एकदम से फैमिलियर हो जाते थे और उनके पर्सनल काम भी, छुटपुट काम जो वो देते थे वो फ्री में कर दिया करते थे। लेकिन प्रेम गणपति अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके बिजनेस का करने का सिर्फ वो सबसे अच्छे इसलिए थे क्योंकि उनके अंदर एक खास बात ये थी कि उन्हें पता था कि किस कस्टमर को क्या चाहिए, कौन सा कस्टमर किस समय उसको चाय चाहिए, कैसी चाय चाहिए, कब चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कैसा उसको मतलब टेस्ट चाहिए। हर चीज उनको पता थी कि इस व्यक्ति को इस तरीके की चाय पसंद है। इस वजह से भी अक्सर ऐसा होता था कि लोग बाग उनके स्टॉल पे फोन करके स्पेशली प्रेम गणपति को ही बुलाया करते थे चाय पीने के लिए। तो उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा और वो अच्छा मुनाफा धीरे धीरे कमाने लगे। कुछ टाइम बाद ऐसा आया कि उनको बिजनेस के लिए ऑफर्स भी मिलने लगे। कई लोगों ने उनको बोला कि आप हमारे साथ में चाय की दुकान खोलिए, आप पार्टनरशिप कर लीजिए उसमें। लेकिन प्रेम गणपति को अभी नहीं लग रहा था ऐसा कि उनको ऐसा करना चाहिए। लिहाजा कुछ समय काम करने के बाद वे अपने गांव वापस लौट गए, अपने घर वालों को थोड़ा बहुत पैसा दिया, फिर वो वापस से अपनी जॉब पर आ गए। वहां आने के बाद उन्हें एक तमिल व्यक्ति मिले, बैंक में जो नौकरी करते थे। उन्होंने उनको ऑफर दिया कि प्रेम गणपति आप मेरे साथ में बिजनेस करें। अपने उधर का व्यक्ति होने की वजह से, अपने गांव प्रदेश का व्यक्ति होने की वजह से उन्होंने उन पर विश्वास किया और साथ में 50-50 पार्टनरशिप कर ली। जैसे ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया, उन्होंने एक चाय की टपरी लगाई और वहां पे चाय बेचना शुरू किया। उनकी चाय इतनी जबरदस्त थी कि लोग बाबू की जुबान पर चढ़ गई और महज 3-4 महीनों के अंदर अंदर ही मुनाफा 10,000 रुपए का, 10 से 12,000 रुपए का होने लगा। ये देख दूसरे जो तमिल व्यक्ति थे, जो उनके पार्टनर थे, उनके मन में लालच सा जाग गया कि ये तो बहुत फायदा हो रहा है। तो उन्होंने प्रेम गणपति को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब आपके साथ मैं पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मैं अपना काम खुद करूंगा। प्रेम गणपति को यह जानकर और ये इस तरीके के साथ उनका व्यवहार हुआ तो उनको बड़ा धक्का लगा कि ऐसे कैसे हो गया, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा था। और यहीं से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई व्यक्तियों को पहचानने की। वह धीरे धीरे इस काम में कुशल होते गए। वे अपने गाँव वापस गए, अपने छोटे भाई को साथ में लिया कि वापस से आऊंगा मुंबई और दोबारा से काम करूंगा। कुछ रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया और 20,000 रुपए लेकर के वे मुंबई वापस लौट आए और अपना एक साउथ इंडियन किचन का स्टॉल लगा लिया, ठेला लगा लिया, जिस पर वे साउथ इंडियन फूड बेचने लगे। इडली, डोसा, सांबर, ये सब चीजें वो बेचने लगे। लेकिन उनके फूड में क्वालिटी नहीं थी क्योंकि वो खाना बनाना नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को सीखा। वे आसपास की दुकानों में जाते थे, खाना खाते थे, वहां के वेटर से, बावर्चियों से मिलते थे बाहर ऑफ टाइम के बाद, छुट्टी होने के बाद। तो वे उन्हें रेसिपीज बताया करते थे। शुरुआत में अधिकतर मटेरियल वे बना बनाया बाहर से खरीदते थे और अपने स्टॉल पर बेचा करते थे। जब कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ गई तो उन्होंने खुद के ही मसाले, खुद के ही चीजें तैयार करनी शुरू कर दी। शुरुआत में बिजनेस में बड़ी दिक्कतें आई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लोग उनको परेशान करते थे, उनके ठोले वो कभी उठा के ले आते थे, कभी उनको वहां से जाने के लिए बोलते थे, तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिहाजा उन्होंने मन बनाया और एक छोटी सी दुकान वाशी के अंदर ले ली। वहां से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया।
अपने इंटरव्यू में प्रेम गणपति जी बताते हैं कि आप चाहे चाय का, कॉफी का बिजनेस कर रहे हो या फॉर्च्यून 500 कंपनीज को सर्विस दे रहे हो, बिजनेस करने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है और वह है टाइमली डिलीवर्ड सर्विसेज और गुड एज पर कस्टमर रिक्वायर्ड प्राइस, क्वांटिटी, शेड्यूल और सेटिस्फेक्शन। तो उनको धीरे धीरे इस चीज का तो पता चलने लगा था कि अगर टाइमली सर्विसेज और गुड्स हम देते रहेंगे जिस तरीके की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, तभी हम आगे सरवाइव कर सकते हैं। इसी सोच के साथ वे आगे बढ़े और उन्होंने अपना एक नई शॉप, एक नया ठेला जो है NIT बॉम्बे के सामने शुरू कर दिया, जहाँ पे वे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे और नए नए प्रकार के डोसास को ट्राई करते थे और आने वाले जो स्टूडेंट्स थे वहाँ के कॉलेज के, उनको ट्राई कराया करते थे और उनसे उनकी राय जानते थे। वे फ्री में टेस्ट कराया करते थे ताकि उनसे उनकी राय जानी जा सके। कई स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता था और बहुत से लोग उनको राय भी दिया करते थे कि आप कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उस तरह उस टाइम पर चाइनीज रेस्टोरेंट्स की और चाइनीज आइटम्स की डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गई थी। नया नया बिजनेस इंडिया में आया था, पेनिट्रेट कर रहा था इंडिया की फूड मार्केट को, जो चाइनीज आइटम थी। लिहाजा उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, लेकिन उनका बिजनेस उनके सामने टिक नहीं पाया। लिहाजा उनको इस बिजनेस को भी अपने बंद करना पड़ा और नई जगह जाकर के शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन उससे पहले उन्होंने इन नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू कर दिया था। वह अपने देसी डोसे में चाइनीज तड़का लगाना शुरू कर चुके थे और नए नए तरीके के चाइनीज डोसे बनाने शुरू कर दिए, जैसे चिली मंचूरियन डोसा, चिली पनीर डोसा। इस तरीके के नए नए तरीके के डोसा वो इंट्रोड्यूस कराने लगे, जो कि लोगों को बहुत पसंद आने लगे। उनकी किस्मत तब खुली जब नवी मुंबई के सेंटर 1 मॉल का उद्घाटन होने जा रहा था और जब उस मॉल का काम चल रहा था तो उसी दौरान जो उस प्रोजेक्ट के मैनेजर थे वह दोपहर में उनके ठेले पर खाना खाने आया करते थे। उन्होंने उन्हें राय दी कि आपका डोसा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप इस मॉल में एक दुकान बुक कर लें ताकि जब ये दुकान खुले तो जब ये मॉल खुले तो आपकी एक दुकान वहां पर हो और आप अपने डोसास की वैरायटीज को वहां पर ट्राई करा सकें लोगों को। उन्हें उसका आइडिया पसंद आया, लिहाजा उन्होंने डिपॉजिट जमा किया और वहां पे अपनी एक दुकान बुक करा ली। मॉल 2003 में स्टार्ट हुआ और उन्होंने उस मॉल में एंट्री कर ली। वहां पर जैसी एंट्री करी तो वहां पर जो इनके जो मित्र थे, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया कि कैसे आपको अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए। उस समय डोसा प्लाजा ही एक ऐसी कंपनी थी दोस्तों जिसकी अपनी एक वेबसाइट थी और लोग बाग वेबसाइट पे आइटम सारी देख सकते थे। डिजिटल मेन्यू कार्ड के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बैनर वगैरह, पैम्पलेट्स वगैरह काफी चीजें एडवर्टाइजमेंट के लिए छपवाई थी। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ने लगा और पहले ही दिन जब मॉल ओपन हुआ तो उनकी सेल 30,000 रुपए से ज्यादा की थी। बिजनेस के शुरुआती दिनों से ही उन्होंने पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनियों को अपना रोल मॉडल माना था। लिहाजा उन्हीं कंपनियों की तर्ज पे उन्होंने भी फ्रेंचाइज बिजनेस में उतरने का मन बना लिया। एक्सपर्ट्स की सलाह ली और एक कंपनी को हायर किया जो उन्हें फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में समझा सके, क्या मॉडल होता है, कैसे इससे मुनाफा कमाया जाता है। धीरे धीरे उन्हें इस बिजनेस का नॉलेज होने लगा, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट करते हैं, उन्होंने मटेरियल्स और क्वालिटी पे अपना कंट्रोल रखा और मटेरियल्स, लेबर, क्वालिटी, इन सभी चीजों को वो खुद सप्लाई करते थे जो फ्रेंचाइज लेते थे फ्रेंचाइज ओनर, और बाकी की चीजें जो है वो बिलिंग वगैरह, सर्विस, ये सब चीजें जो फ्रेंचाइजर होता था वो खुद इन सब चीजों को देखता था, जिस तरीके से मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट में भी देखा जाता है, जिससे कि रेस्टोरेंट कहीं का भी हो, फ्रेंचाइज कहीं की भी हो, टेस्ट एक जैसा ही आए। इसी तरीके से उन्होंने 108 तरीके के डोसास इंट्रोड्यूस किए, अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग टेस्ट में, अलग अलग क्वालिटी में। देखते ही देखते सन 2015 के अंत तक आते आते देश भर और देश के बाहर भी उन्होंने 100 से ज्यादा उन्होंने आउटलेट्स अपने बना लिए। जी हाँ, इंडिया में ही नहीं, न्यूजीलैंड, UAE, ओमान के अंदर भी उनकी एक ब्रांच है जहाँ पर वो डोसा प्लाजा चलाया जाता है। सन 2015 के अंत तक आते आते कंपनी की टर्नओवर 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई थी। सोचिए दोस्तों, वह व्यक्ति जो एक जमाने में नाली के किनारे बैठ किसी होटल के पीछे बर्तन मांजने का काम किया करता था, वह एक दिन इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, हर बार की तरह बात वही है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा सपना चल रहा है, कोई ऐसा प्लान है जो आपको भी बिजनेस में सक्सेसफुल व्यक्ति बना सकता है, तो प्लीज उसको जरूर ट्राई कर लें।
क्योंकि ट्राई कर लेंगे तो ये तो तय है कि आप या तो सफल होंगे या विफल होंगे। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो इस बात की जरूर गारंटी है कि आप विफल होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने वे प्लान कभी ट्राई किया ही नहीं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा आइडिया है बिजनेस का तो आप हमारे साथ शेयर करें। आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया चल रहा है, या जीरो कॉस्ट या बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट के साथ अगर कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं और कोई आइडिया नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में आप अपना नंबर दे सकते हैं, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से किसी की लाइफ बदल सकती है या कुछ आप वो सीख सकते हैं इस वीडियो से, तो उनके साथ जरूर शेयर करें। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हर बार की तरह हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।